पाकिस्तान पहला टी20 मैच हार चुका है होम कंडीशंस में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बाबर आजम भी टीम में आए थे, नसीम शाह का भी कमबैक हुआ था। मैंने आज दावत दी है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और बेहतरीन फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ को। एक गलती हो तो आप दूर कर सकते हैं, जिसमें बहुत देर अच्छा सिलेक्शन आपकी ठीक नहीं है, एक सेकंड या थर्ड ईयर टीम है उसकी, मगर उसके खिलाफ भी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है बहुत ही बिलो द बेल्ट रही है। बार बार वही प्लेयर को वापस ला रहे हैं जिनको हम बार बार देख रहे हैं। बाबर आजम ने कोई व्हाइट बॉल की क्रिकेट नहीं खेली, उनकी सिलेक्शन के ऊपर क्या कहेंगे? क्या हमारे सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, पर्सनल लॉबिंग है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है क्या? जिस तरीके की वो सिलेक्शन करते हैं वो इंतहाई बोगस किस्म की सिलेक्शन है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल तबाह कर दिया है। जिनका नाम ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उनको पकड़ दगड़ के वापस पाकिस्तान टीम में लाकर खिलाया जा रहा है। सलमान अली आगा को 50 ओवर की क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। सलमान आगा की बात की तो उसको T20 इसलिए क्योंकि पैसा सारा T20 में है। वो उनके भांजे, भतीजे, बेटे वगैरह उनको ग्रूम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक स्पोर्ट्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान। और नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तान पहला टी20 मैच हार चुका है होम कंडीशंस में साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। तवक्को ये की जा रही थी कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। टी20 की जो पाकिस्तान की साइड है, नो डाउट कि तगड़ी साइड हमें नज़र आती है दुनिया के क्रिकेट में। इससे पहले जो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हुई, हमने देखा 1-1 से बराबर हुई। और अब दूसरा मैच होने जा रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में कल, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। तवक्को तो ये की जा रही थी कि पिंडी का जो पहले टी20 मैच हुआ है, पाकिस्तान उसमें भी बहुत उम्दा परफॉर्म करेगा। बाबर आजम भी टीम में आए थे, नसीम शाह का भी कमबैक हुआ था। और बाकी ऑलमोस्ट लड़के हमें वही नज़र आए जो हमें कुछ अरसे से नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने एशिया कप भी खेला, उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी टी20 खेली, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी जिन लड़कों ने 20 ओवर की क्रिकेट खेली। सो एक नई चीज़ हमारे लिए बाबर आजम का 20 ओवर की क्रिकेट खेलना था और नसीम शाह का कमबैक करना था। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और बेहतरीन फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ को। रऊफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे ये बताएं रऊफ भाई, जो पहला टी20 मैच तो पाकिस्तान हार गया और तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब कल जो टी20 मैच होने जा रहा है, तो पाकिस्तान की जो पिछले मैच में गलतियां थी, और क्या उनको दूर कर पाएंगे? आपके एज ए टेस्ट क्रिकेटर क्या एनालिसिस है? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक गलती हो तो आप दूर कर सकते हैं, जिसमें बहुत देर अच्छा गलतियां हैं, क्योंकि मिस मैनेजमेंट है, मिस कम्युनिकेशन है, आपका जो इंटेंट लेवल की बहुत ज्यादा कमी है, फिर आपकी जो सीरियसनेस है वो नजर नहीं आ रही, सिलेक्शन आपकी ठीक नहीं है, फिर बहुत ज्यादा जो चेंजिंग हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और टीम मैनेजमेंट में, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को फ्रॉम नो वे पे ला जाके खड़ा कर दिया है। तो मेरा ख्याल, क्योंकि अब टेस्ट के बाद अब लग रहा था कि T20, क्योंकि T20 में पाकिस्तान पास्ट में अच्छा परफॉर्म करता रहा है, कि यहाँ पर पाकिस्तान अच्छा बेहतर परफॉर्म करेगा। होम सीरीज है, जो साउथ अफ्रीकन 8 या 9 अच्छे प्लेयर्स है वो भी टीम में नहीं है, वो एक सेकंड या थर्ड ईयर टीम है उनकी, मगर उसके खिलाफ भी पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है बहुत ही बिलो द बेल्ट रही है। तो अब इसमें क्या कह सकते हैं, आप बार बार वही प्लेयर को वापस ला रहे हैं जिनको हम बार बार देख रहे हैं, रिपीटेडली वो उनका फेलियर हो रहा है। T20 में भी, टेस्ट में भी, वनडे इंटरनेशनल में वही वापस आ रहे हैं। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास रिप्लेसमेंट किसी की नहीं है, और फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं है, कोचिंग स्टाफ आपका अजीबोगरीब किस्म का है। होम सीरीज में आप लगातार टेस्ट मैचेस भी आ रहे हैं, वनडे भी आ रहे हैं, T20 भी आ रहे हैं। तो मुझे तो नहीं कोई पॉजिटिव लग रहा, मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जो अगले 2 मैचेस हैं उनमें भी बड़े अच्छे तरीके से वो डोमिनेट करेंगे। लेकिन रऊफ भाई, इसमें अगर बात की जाए तो बाबर आजम को ज़ाहिर है बड़ी एक कैंपेन चली बाबर आजम को दोबारा टीम में लेने के लिए, और फाइनली कोच साहब का तो ये कहना था कि बाबर आजम जब वाइट बॉल की क्रिकेट में अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करेंगे तो उनको दोबारा टीम में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि बाबर आजम ने कोई वाइट बॉल की क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन उसके बावजूद भी वो टेस्ट मैचेस खेले। टेस्ट मैचेस के बाद वो टी20 क्रिकेट में उनका कमबैक हुआ। तो आप उनकी सिलेक्शन के ऊपर क्या कहेंगे? क्या हमारे सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, वो क्या मतलब पर्सनल लॉबिंग है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग है क्या बेसिकली ये इसकी रीज़न? देखिए, ये तो अब मेरे अलावा पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्राइटेरिया पर जो सिलेक्टर्स हैं उनको लाया जाता है, उनको ओब्लाइज किया जाता है, उनके मुंह बंद किए जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनका होमवर्क मुकम्मल नहीं है, और फिर जिस तरीके की वो सिलेक्शन करते हैं वो इंतहाई बोगस किस्म की सिलेक्शन है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल तबाह कर दिया है, कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। 2 महीने पहले आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, जो उसमें शामिल है आप उनको खिला नहीं रहे।
और जो जी। जो बाहर से हैं, जिनका नाम ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उनको पकड़-दकड़ के वापस पाकिस्तान टीम में लाकर खिलाया जा रहा है। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आप देखें कोई मामूली अमाउंट नहीं है, 25 से 50 लाख और 60 लाख एक बड़ी अमाउंट है जो कि आप बड़े इन प्लेयर्स को दे रहे हैं, मगर हुँ। जस्टिफिकेशन कोई नहीं है क्योंकि वो खेल नहीं रहे हैं। फिर जहाँ बाबर आजम की और बाकियों की आपने सिलेक्शन की बात की है, तो जो कोचेज़ हैं, जो फॉरनर कोचेज़ हैं, उनको भी यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चल गया है कि जब आप चापलूसी करेंगे, आप सोशल मीडिया के मुताबिक चलेंगे, आप मीडिया के मुताबिक चलेंगे, आप कुछ बड़े लोग हैं, उनकी विल्स के मुताबिक काम करेंगे, तो आप करते रहेंगे। उन्होंने कहा था जी उसने परफॉर्म जो व्हाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्म करेगा तो वापस आएगा, स्ट्राइक रेट बेहतर करेगा। उसने व्हाइट बॉल क्रिकेट ही नहीं खेली और वो वापस आ गया। इसी तरह जो डिफरेंट लीग्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर आप वापस ला रहे हैं, मगर इंटरनेशनल में जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनका जो बिल्कुल जो परफॉर्मेंस है, ज़ीरो लेवल की है, कोई वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है। फिर कैप्टेंसी में शफलिंग हो रही है, चलें आप थोड़ा-सा आपने रिजवान को कैप्टन बनाया, उसको थोड़ा चलने दें। आपने जो है हुँ। सिफारिश पे फिर शाहीन अफरीदी को क्या वापस कैप्टन ले आए हैं। फिर टेस्ट मैच में जो आपका कैप्टन है, उसकी बदतरीन परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन परफॉर्मर है वो। वो पहले 20-25 मैचेस 15 या 16 रन की एवरेज से खुद खेला है, और जो उमर सदीक, जैन अब्बास के बाकी लड़के थे जो परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक में, उनकी जगह पे वो खेलता रहा। और फिर उसको जो कैप्टेंसी में 14 टेस्ट मैचेस में 10 टेस्ट मैच पाकिस्तान में आ रहा है, 3 सीरीज में उसको व्हाइट वॉश हुआ है। बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान के अंदर व्हाइट वॉश करके चली गई, वो कैप्टन बना हुआ है टेस्ट क्रिकेट का। और फिर आपका अपना क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि उसकी ए कैटेगरी में जगह नहीं बनती, फिर उसको बी कैटेगरी भी नहीं, सी भी नहीं, उसको डी कैटेगरी में रखा हुआ, और वो आपका टेस्ट कैप्टन है। तो जब ये इस तरह का आप बोगस तरीके से सिस्टम को चलाएंगे, तो फिर उसका रिजल्ट इसी तरह के निकलेंगे। लेकिन रऊफ भाई यहाँ पे एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए है, अगर हम बाकी ममालिक की टीमों की बात करें जब होम कंडीशंस में खेलती हैं, इवन बांग्लादेश की अगर बात करें, अभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल रही है तो हमने देखा उनकी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई। पाकिस्तान बांग्लादेश गया तो पाकिस्तान वहाँ पे हारा है। हमने देखा कि किस खूबसूरती से बंगाली जो प्लेयर थे उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन हमारी जो होम कंडीशन है, हमने पीएसएल भी इन्हीं पिचेस के ऊपर खेलनी है, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट भी इन्हीं पिचेस के ऊपर खेलनी है, फर्स्ट क्लास भी इन्हीं पिचेस के ऊपर खेलनी है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं, तो हमारे हाथ-पाँव फूले होते हैं। बेसिकली कोई तो रीज़न होगी ना इसकी रऊफ भाई? देखिए, इसकी सिंपल रीज़न ये है कि जब आप अपने होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने जब परफ़ॉर्म करते हैं, जब आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत बड़ा एक्सपोज़र होता है। आपके पास हुँ, कोई 100-200 मैचेज़ होते हैं फर्स्ट क्लास के आपकी पॉकेट्स में, आपको डिफरेंट हुँ, कंडीशंस का पता आपको होता है, आपको होम कंडीशंस का पता होता है, आप होम एडवांटेज लेते हैं। ये जो बाकी आपने कंट्रीज़, आपको किसी भी कंट्री को निकाल के देख लें उनके रिकॉर्ड, कि अगर वो होम कंडीशन का फ़ायदा लेते हैं, तो वो इस वजह से लेते हैं कि उनके प्लेयर्स ने वहाँ पे बहुत लंबी क्रिकेट खेली होती है। वो एग्जैक्टली जानते हैं कि वहाँ पे जो कंडीशंस है किस तरह का बिहेव करेंगी। जब आप होम हुँ, कंडीशन पे क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, आपके फास्ट बॉलर देखें, किसी के 2 फर्स्ट क्लास मैचेज़ हैं, किसी के 5 है, किसी के 10 है। बैट्समैन आपके 5-5, 4-4 साल से फर्स्ट क्लास में जाते ही नहीं है, मैच ही नहीं खेलते, तो ये कैसे होम कंडीशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं? तो फिर इसी तरह वो चूँकि भी आप फ्लूक पे सारी क्रिकेट खेलेंगे, और अफरीन है, जो लोग इनको सेलेक्ट करते हैं, जो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, और जिस तरह का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चला रहे हैं, जिस तरह का वो नेशनल ये जो सिस्टम चला रहे हैं, तो वो अजीबो-गरीब है। मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये पाकिस्तान क्रिकेट को किधर, क्योंकि सारी एक रेस है, बेसिकली एक पावर की रेस है, एक शोहरत की रेस है, और एक पैसा कमाने की रेस है। आप खानदानों के खानदान यहाँ पर भरकर लेकर आ रहे हैं। जो आपके फेवरेट है, लॉबीज़ के लोग हैं, उनको आप यहाँ पर किसी को डायरेक्टर डोमेस्टिक, कोई डायरेक्टर इंटरनेशनल लगा हुआ है, कोई डायरेक्टर वो पीएसएल लगा हुआ है, कोई फलाना डायरेक्टर लगा हुआ है, कोई मीडिया एडवाइज़र लगा हुआ है, कोई सिलेक्टर भी, इवन के सिलेक्टर वहाँ पे आप लगाए हुए हैं, फारसी किस्म के लोग। तो फिर आपकी क्रिकेट का आपको अल्लाह ही हाफ़िज़ होगा, इस तरीके के रिज़ल्ट निकलेंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी हमें नज़र आता है रऊफ भाई, अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्मली ये तो 20 ओवर क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी 2 टी20 मैचेस खेले हैं उनके खिलाफ। अब प्लेयर्स की अगर बात करें तो सलमान अली आगा को, अगर मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि सलमान अली आगा को 50 ओवर की क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो सबको पता है कि सलमान अली आगा का जो स्ट्राइक रेट है वो 108 या 9 होगा गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ज़ाहिर है फिर हमारे यही प्लेयर एशिया कप में भी खेले, हमारे यही प्लेयर वेस्ट इंडीज़ भी खेले, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं अब होम कंडीशंस के अंदर भी अगर ये परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, वहाँ पे कोई लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हमारी टीम जो है वो इस तरह क्या परफ़ॉर्म कर रही है। देखिए, मैंने आपको जो होम कंडीशन था उसके एडवांटेज का तो बता दिया कि किस वजह से नहीं कर रहे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आपने होम एडवांटेज क्या लेना है। दूसरी चीज़, जहाँ पे आपने बात की सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन का तो क्राइटेरिया
बिल्कुल है ही नहीं, सिलेक्टर्स को तो वो वैसे ही उनको वैसे एक डमी बिठाया हुआ है। वो तो एक जिस तरह आप बिल्कुल वो डमी किस्म की लकड़ी के या वो पुतले बना के बिठाते हैं कागज के, ये तो इस किस्म के लोग हैं ये, बल्कि ये बस ऑब्लिगेशन कर रहे हैं अपने जो वो उनके भांजे भतीजे बेटे वगैरह हैं उनको ग्रूम कर रहे हैं, किसी को अंडर 19 खिला रहे हैं, किसी को अंडर 21 को उसको फर्स्ट क्लास खिला रहे हैं, किसी को किधर खिला रहे हैं, किसी को किसी टीम में डाला हुआ। तो इनका तो ये काम है, इनका तो काम ही नहीं सिलेक्शन करना। फिर दूसरा जहाँ तक आप ये बात की सलमान आगा की कैप्टनसी की, देखें कि वो उसका फॉर्मेट ही नहीं है ये, उसको किस फॉर्मेट में सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि वो जो आपका टेस्ट फॉर्मेट है वहां पे आपने पूरे साल में दो तीन टेस्ट सीरीज खेलनी होती है, वो आपकी ऑब्लिगेशन में शामिल ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अच्छी टीम के खिलाफ जब 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगे तो आप 5-0 से हारेंगे, क्योंकि आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं है टेस्ट क्रिकेट का। तो इसलिए आप अच्छी हुँ। टीम के खिलाफ तो एक तो सीरीज नहीं लेते, दूसरा 5 टेस्ट मैचेस खेलते नहीं है। तो ये दो दो मैचेस की सीरीज लेते हैं, उसमें पहले टेस्ट में आपका इसलिए तुक्का लगता है कि जो बाहर से फॉरवर्ड टीमें आती हैं उनको आजकल वो साइड मैचेस मिलते नहीं है। इससे पहले 2 या 3 साइड मैचेस होते थे तो उनको प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता था, तो वो डोमिनेट कर जाती थी। अब वो दूसरे टेस्ट में डोमिनेट करके आपको शिकस्त देती हैं। पहले टेस्ट में आपने वो दो 40-40 50-50 साल के स्पिनर रखे होते हैं, तो वो कंडीशन में उनको वो ट्रैप कर लेते हैं। तो वो जो आपने सलमान आगा की बात की है, तो उसको T20 इसलिए क्योंकि पैसा सारा T20 में है। आप हुँ। हर मंथ आपकी कोई ना कोई सीरीज हो रही होती है, सारा पैसा जो आपकी वो क्या उसको कहते हैं जो जितना भी वो इसको कहते हैं जो आपके जो आपके पैसे वगैरह मिलते हैं सारे वो इश्तिहारात की जद में और बाकी जो है वो सारे के सारे T20 से मिलते हैं, तो वो सारे ज्यादातर मैचेस T20 के होते हैं। तो वो अगर किसी का फॉर्मेट आया नहीं है क्योंकि आपने आपको उसको ओब्लाइज किया हुआ, बेसिकली आपका फेवरेट फेवरेट आदमी है, तो आपने उसको जबरदस्ती T20 में टौंसा हुआ ताकि ज्यादा से ज्यादा इसके पैसे बनवाते रहे। पाकिस्तान की क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वो तो चल ही रही है जिस तरह काफी अरसे से चल रही है। रो भाई इसमें एक और चीज़ भी देखें, मैं एक चीज़ और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा आपकी बातों में। आप मुझे ये बताएँ कि उस्मान खान को हम टीम में वापस लेके आए, ठीक है? हमने हारिस को पहले भरपूर चांस दिया। क्या आप समझते हैं कि रिज़वान को 20 ओवर की क्रिकेट में कंटिन्यू करना चाहिए? हमने हारिस की परफ़ॉर्मेंस भी देख ली, उस्मान खान को हमने देखा कि वो पीएसएल में तो बहुत रन्स करते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो इंटरनेशनल मैच खेल रहे होते हैं, वहाँ पे वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं। तो आप पीछे अगर आपने किसी प्लेयर के ऊपर ही किसी को बिठाना है, तो हसीबुल्लाह कोई बुरी चॉइस तो नहीं है। उसके उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? नहीं, ये कंप्लीट एक फ्रॉड सिस्टम है। म्यूजिकल चेयर है, वो एक को लाया उसको निकाला, दूसरे को लाया दूसरे को निकाला, तीसरे 3-4 बंदे इनके म्यूजिकल चेयर में चलते हैं। तो ये किसी जमाने में इन्होंने 5-4 बोगस प्लेयर हमारे जमाने में रखे होते थे मिडिल ऑर्डर में। ये जो बड़े हुँ, आपके प्लेयर्स होते थे इंजमाम यूसुफ वगैरह ये लोग, तो वो फिर वो अवाम को दिखाने के लिए वो 3-4 इन्होंने वो क्या उसको कहते हैं कौवे के मेंढक रखे होते हैं, वो कुएं के जो मेंढक होते हैं वो रखे होते हैं इन्होंने। तो वो उनको वो अवाम के सामने डाल देते हैं। वो 1-2 मैचेस में फ्लॉप होते हैं तो ये कहते हैं नहीं, ये पीछे आपके डोमेस्टिक में कोई प्लेयर ही नहीं है, परफॉर्मर नहीं है, तो वापस उन्हीं प्लेयर्स को वापस लाया जाए। तो यही अभी तक वो चल रहा है कि 2-3 इन्होंने यहाँ पे संभाल के रखे होते हैं। तो और जो नीचे डोमेस्टिक जिस तरह हसीबुल्लाह का भी आपने नाम लिया, तो उसको तो पीछे अभी 3-4 महीने पहले 5 महीने वो बेचारा रो रहा था और उसको तो सारे फॉर्मेट से इन्होंने निकाल दिया था। वो पता नहीं किधर चला गया था। तो अब फिर दोबारा उसको वापस लाए हैं। तो इसी तरह जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनको ज़ाया कर देते हैं। आप स्पिनर्स देख लें, वो असगर मोहम्मद असगर था, उसको जी, इन्होंने जी। निकाल दिया था। रज़ा हसन पे उसको किस तरीके से साइकी उसकी बर्बाद की गई आपके सामने है। वो अली हुँ, उस्मान था व्याड़ी का, उसने हर सीज़न में 50-60 विकेटें थी, उसको तबाह कर दिया गया। और 3-4 मेहरान मुमताज़ अब उसको खराब कर रहे हैं, तो अब प्रमोट किसको शादाब को प्रमोट करना था और उसको अभी तक लेके चल रहे हैं और अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है। वो पिछले 6 महीने से अनफिट है और अगले 6 महीने भी लगता है अनफिट रहेगा। तो ये तो हुँ, आपका फिर क्राइटेरिया। इसी तरह फास्ट बॉलर्स है, वो आकिब जावेद आया था, तो उसको निकाल दिया क्योंकि वो शाहीन अफरीदी पे आ जाना था उसने। हारिस रऊफ को हुँ, लॉर्ड कलंदर का उसको रखा हुआ, तो पीछे वो अली रजा और बाकी जो बच्चे हैं कितने अच्छे आए थे, उन सब का करियर बर्बाद कर दिया। क्योंकि यही होता है ना, एक छोटा सा प्राइम आपका करियर होता है, तो फास्ट बॉलर का उसमें आप 1-2 सीजन में परफॉर्म करते हैं, आपको टर्न करके पाकिस्तान टीम में आना चाहिए। अगर वो उसका हुँ, टाइम ज़ाया कर देंगे, वो आउट ऑफ परफॉर्म होगा, तो उसकी बॉडी जो सिस्टम है थोड़ा सा मैकेनिक्स बदल जाएंगे। वो हर बंदा हमारी तरह स्ट्रांग तो नहीं होता कि 15-20 साल इंतजार करे फिर टेस्ट मैच या इंटरनेशनल खेलने के लिए। तो वो छोड़ हुँ, जाते हैं, फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। तो इनके जो बच्चे भतीजे भांजे मामे चाचे रिश्तेदार साए, वो सारी नस्लें हैं, उनकी जगह पाकिस्तान टीम में बनी रहती है। और वो एक इन्होंने एक डर्टी और एक सर्कल चलाया हुआ है जो इंतहाई कोई डर्टी पॉलिटिक्स का सर्कल है, विशियस सर्कल जिसको आप कह सकते हैं, शैतानी सर्कल है।
तो वो चल रहा है और वो पिछले कितने अरसे से चल रहा है और वो आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। अच्छा ये बताएँ मुझे रऊफ़ भाई, आपने पहले मैच में टी20 में आपने बाबर आज़म को इससे पहले जिस तरह का वो खेले हैं, आते ही बात तो ये की जाती थी ना उनका स्ट्राइक रेट, अगर स्ट्राइक रेट के ऊपर बात की जाती है नॉर्मली जब आपने किसी प्लेयर को टारगेट करना होता है तो आप उसका एवरेज नहीं देखते, आप मैचेज़ नहीं देखते, आप सिंपली उसका जो स्ट्राइक रेट है वो निकाल लेते हैं कि भाई ये स्ट्राइक रेट है। तो पहले मैच में जिस तरह वो एक गैर ज़िम्मेदाराना शॉट मैं कहूँगा बाबर आज़म ने खेली है, तो क्या आप समझते हैं कि ये बाबर आज़म की गेम है या बाबर आज़म इससे पहले भी आपने कभी देखा होगा कि इस तरह उसने बल्ला चलाया और जो है ना मुँह उठा के शॉट मार दी? देखो, दोनों तरह से फॉल्ट आ रहे हैं। मैं तो आपको ये सीधी बात ये है कि ये साइकी बर्बाद कर देते हैं प्लेयर्स की और फिर हुँ। साइकोलॉजिकल लेवल हमारे प्लेयर्स का इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं, वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो जो जब आप स्ट्रेस या डिप्रेशन में चले जाएँ, जब आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र करना शुरू कर दे, तो फिर आप जितने मर्ज़ी टॉप क्लास प्लेयर हों, आपका वो आप उस टेक्नीक के साथ दोबारा वो अडॉप्टेशन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। फिर आप उस हुँ। रिदम में वापस आ ही नहीं सकते। तो आप देखें कि जब बाबर आज़म जैसा क्लास प्लेयर है, तो उसने वो किस तरह की शॉट खेली है, यानी कि इस तरह का कोई मेरे जैसा टेल एंडर 11वें नंबर का प्लेयर भी नहीं खेलता, जिस तरह की उसने आते ही पहले बॉल पे शॉट खेल दी है। तो ये हुँ। इसका मेंटल लेवल आपको शो कर रहा है कि साइकोलॉजिकली किस हद तक वो बर्बाद हो चुका है और इन्होंने इसको किस हद तक इस जगह पे लाके छोड़ दिया है। तो उसके लिए भी बेहतर तो यही था, मैंने बहुत पहले उसको एडवाइस किया था कि उसको काउंटी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी इंग्लैंड में जाके, पुरसकून एटमॉस्फेयर पे वहाँ पे 5-6 माह गुज़ारने चाहिए थे, बिल्कुल साइड पे अपना एन्जॉय करना चाहिए था। बज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप क्रिकेट को एन्जॉय करते हैं, तो वो ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव और पॉज़िटिव रिज़ल्ट देता है, बजाए इसके कि आप एक डिप्रेस्ड सिचुएशन में कंटिन्यूअस प्रेशर वाली क्रिकेट खेलते जाएँ, तो वो आपकी और मेंटल हेल्थ भी बर्बाद कर देती है और आपकी जो टेक्नीक होती है, उसको भी शैटर कर देती है। तो ये एग्ज़ैक्टली वो बाबर आज़म के साथ हो रहा है। अब दूसरा टी20 मैच होना चाहिए एज़ अ टेस्ट क्रिकेटर आप क्या समझते हैं कि आपकी नज़र में सिलेक्शन क्या होना चाहिए? क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए? किस स्क्वाड के साथ हमें ग्राउंड में उतरना चाहिए? अब देखिए ये तो फिर बहुत अच्छा नहीं लगेगा ना कि अगर हम साउथ अफ्रीका से जो 8-9 नए लड़के मैं समझता हूँ, वो आएँ और हमें वो सीरीज़ हरा के चले जाएँ। तो एज़ अ टेस्ट क्रिकेटर आप क्या कहते हैं? क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, एडवाइस मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि हम एक क्रिकेट लविंग नेशन है, हमारा हर बच्चा क्रिकेट खेलता है, हर गली-मोहल्ले में क्रिकेट होती है हमारे। हुँ। तो ये कैसे हो सकता है? ये मेरी तो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है कि आप किस तरीके से इस तरह हो सकता है कि हमारे प्लेयर्स आना नापैद हो जाएँ, हमारा डोमेस्टिक या स्ट्रक्चर या ग्रास रूट स्ट्रक्चर प्लेयर्स प्रोड्यूस करना बंद हो जाए, हमारे पास रिप्लेसमेंट प्लान ना हो, हमारे पास बस बॉलिंग में शाहीन अफरीदी, आरिस रऊफ रह जाए, बैटिंग में बाबर आज़म और रिजवान रह जाएँ, सलमान आगा, उस्मान खान रह जाएँ कीपिंग में और उसके बाद ये जो आपका शादाब खान स्पिन बॉलिंग में रह जाए। तो ये तो मैं तो इसको नहीं सोच सकता कि समझ सकता आप साउथ अफ्रीकन देख लें, डॉक्सन नहीं है, क्लासन दुनिया का सबसे जो अग्रेसिव बैट्समैन था, शॉर्ट हुँ। कैरियर उसका रहा, 170 प्लस उसका स्ट्राइक रेट रहा। उसने क्रिकेट वो साइडलाइन हुआ, रिटायरमेंट उसने किसी वजह से लिया, तो उसकी फुल करने के लिए कितने बैट्समैन आगे, हालाँकि साउथ अफ्रीकन का सिर्फ जिस तरह हमारा नेशनल गेम ये क्रिकेट है, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस क्रिकेट में साउथ अफ्रीका का नहीं है, बाकी कंट्रीज़ का नहीं है। ये जब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनके कोई 40-40, 50-50 मेडल दूसरी गेम्स में भी होते हैं और छोटी आबादी, हुँ। किसी का 2.5 करोड़, किसी की 3 करोड़ आबादी है, सब डिवीजन होया हुआ है। हमारे तो कुछ भी नहीं है, हमारे तो सिर्फ एक गेम है बाकी और उसमें भी आप कह रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगर रिप्लेस फिर हुँ। सारा सिस्टम ये बंद कर देना, फिर किस लिए ये सारा धंधा आप लोगों ने चलाया हुआ है, अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो। तो ये किस लिए आप इतने बड़े कोचेज़ हायर किए हुए हैं, ये जो कोचेज़ को बाहर से लाके पैसे देते हैं, जो अपने अज़र महमूद जैसे यहाँ पे बिठाए हुए हैं, जो डायरेक्टर्स लगाए हुए हैं, ये नेशनल अकेडमी के, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, ये बाकी डोमेस्टिक के डायरेक्टर्स अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं और आपके पास प्लेयर्स की है नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब साउथ अफ्रीकन इनको इतना ज़्यादा कोई कमबैक करने का टाइम देगी, क्योंकि वो इन फॉर्म है, उनका रिदम अच्छा बना हुआ है, वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, वो नीट एंड क्लीन क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके बॉलर्स को डेक को हिट करना आता है, प्रॉपर जगह पे उनको बॉलिंग करनी आती है। उनके जो स्पिनर्स हैं, वो विद अपनी लाइन ऑफ लेंथ को मेंटेन करके बॉलिंग करते हैं। उनके जो बैट्समैन हैं, उनको पता है कब अग्रेसिव खेलना है, कब जो रन रेट है उसको कंट्रोल करके खेलना है, कब इसको एक्सेलरेट करना है, कब विकेट पे स्टे करना है। तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो यूएई के खिलाफ भी आपके सामने 50 से 40 रन पे हमारे 6 आउट हो गए थे। हुँ। अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमारे 35 रन पे 7 आउट हो गए थे। श्रीलंका के खिलाफ भी हमारे 40 रन पे 6 आउट हो गए थे। तो ये अब मैं इसका क्या बता सकता हूँ?
देखिए, अब प्रॉब्लम ये भी तो है ना, अगर हम बात करते हैं पहले टी20 मैच की रऊ भाई, तो हमने देखा कि हमारे जो फ़ास्ट बॉलर्स थे, हमने देखे आप खुद भी फ़ास्ट बॉलर रहे हैं, बेहतरीन फ़ास्ट बॉलर रहे हैं। उन्होंने हमारे फ़ास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़ोर लगाया, वो ज़ोर लगा के बॉलिंग कर रहे थे, जबकि हमने जब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स फ़ास्ट बॉलर आए हैं, उन्होंने सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस किया, कॉन्संट्रेट किया, लाइनो लेंथ के ऊपर विदिन स्टंप्स उन्होंने बॉलिंग की और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया उन्होंने। और कहीं भी हमें नहीं लगा कि वो लड़के जो हैं, जो खेल रहे हैं वो एक नई टीम है साउथ अफ्रीका की, ऐसे ही लग रहा था जैसे काफ़ी मैच्योर प्लेयर खेल रहे हैं, जितनी खूबसूरत बॉलिंग की है। लाहौर का विकेट तो नो डाउट कि यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली होगा, तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट से हमारी एक्चुअली हम फ़ायदा उठा कैसे सकते हैं? अगर बात की जाती है फ़ास्ट बॉलिंग की, तो फ़ास्ट बॉलर जो हमारे पास हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनको क्या करने की ज़रूरत है और बैटिंग में क्या अगर हम हसन नवाज़ को नंबर 6 पे खिला रहे हैं, तो क्या हम जस्टिफ़ाई कर रहे हैं उसकी जो बैटिंग है? क्या उस्मान खान अगर प्लेइंग 11 में है, तो वो जस्टिफ़ाई हो रहा है? और बाबर आज़म जो है वो नंबर 3 पे खेले, परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, वो दोबारा वो खेलेंगे। हमने फ़खर जमान को टीम में शामिल नहीं किया, जो काफ़ी अरसे से वही रन्स कर रहे हैं। तो क्या टेक है आपका? देखिए, बॉलिंग की जहाँ तक आपने बात की है, बॉलिंग देखिए इसकी पीछे बैकग्राउंड है। जब आप साउथ अफ्रीकन की बात कर रहे हैं, तो साथ उन्होंने क्यों किया? उन्होंने पिच को देखे, डेक को हिट करना शुरू किया और बिल्कुल जो एक एग्ज़ैक्ट लाइन एंड लेंथ होती थी होती है, उसपे उन्होंने हिट क्यों किया? देख कार्बन बोश हैं, ऑलराउंडर हैं। उन्होंने कोई 40-42 फर्स्ट क्लास मैचेज़ हैं, 90-100 उसकी फर्स्ट क्लास में विकेटें हैं, इसी तरह ए में उनकी विकेटें हैं। फर्स्ट क्लास खेलती हैं, उनको पता होता है कि किस जगह पे कब हिट करना है, कब बॉल को एयर देना है, कहाँ पे बॉल को आगे पिच करना है, कहाँ पे लाइन लेंथ को वेरिएट करना है। जो दूसरे हैं नगेडी हैं, वो भी 50-60 उनके फर्स्ट क्लास से ज्यादा मैचेस हैं, वो भी एक्सपीरियंस कैंपेनर है। हमारे तो फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं है, इनको ये बाकी आते हैं रॉन्ग बॉलर। एक तो रॉन्ग बायो मैकेनिक है सारे के सारे। आपकी जो फ्रंट लेग है वो किसी की भी सीधी एक डायरेक्शन में जा ही नहीं रही, वो जा रही होती है स्क्वायर लेग की तरफ। बॉल आपने फेंकना होता है फर्स्ट स्लिप की तरफ, तो उसमें तालमेल ही नहीं बनता। उसमें फिर एक ये नहीं होता कि फिर आप आराम से आके जिस तरह बाकी बॉलर डेक को हिट करते हैं, उस तरह फिर आप बॉलिंग नहीं कर सकते रॉन्ग बायो मैकेनिक के साथ। फिर आप यही तेज भाग के टाइम पास कर सकते हैं, तेज भाग के एक ओवर में तेज बॉलिंग की, जान लगाई अपर बॉडी के साथ और फिर साइड पे हो गया। अगर लग गई तो ठीक है, अगर ना लगी तो फिर आप वैसे भी तो परफॉर्म नहीं हो रहा। और आखिरी ओवर में बस एक दो स्लो बॉलें मारी, उस पर बचत हो गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो आप देखिए कि मैं आपको दिखाऊं, अभी मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का डाटा चेक किया सारे का सारा, क्योंकि मैं फास्ट बॉलिंग पे काम करता रहता हूँ। तो 75% से ज्यादा पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास के बॉलर थे, वो रॉन्ग बॉय मैकेनिक के साथ बॉलिंग कर रहे थे। तो यही बॉलर कल पाकिस्तान टीम में आएंगे, जिस तरह आप आपके पहले कह रहे हैं रॉन्ग बॉय मैकेनिक के साथ, तो उनको क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे? यही जो आप देख रहे हैं। इसी तरह जो आपके बैट्समैन है, आप हसन नवाज की मिसाल दी है, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं चली, आपने उसको डायरेक्ट उठाया, टीम में डाला, ओपनर बना दिया। वहां पे उसने 5 मैचों में टुल्ले चलाए हैं, एक मैच में उसके लग गए हैं न्यूजीलैंड में, 4 में वो फ्लॉप हुआ। फिर अगली सीरीज में फ्लॉप हुआ, आप उसको नंबर 5-6 पे ले आए हैं। अब वहां पे नंबर 5-6 पे आप मुझे बताएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के नंबर 5-6 पे कौन बैटिंग करता था? जहीर अब्बास करते थे, आपके वसीम राजा करते थे, आसिफ इकबाल करते थे, जावेद मियांदाद करते थे, इंतजाम उल हक करते थे, आसिम कमाल करते थे, मोहम्मद यूसुफ करते थे, यूनुस खान क्या उसका नाम है। अभी पीछे आप निकाल के देख ले कौन आपके जो टेक्निकली जो फर्स्ट क्लास के बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे, वो नंबर 5-6 पे बैटिंग करते थे। नंबर 5-6 बैटिंग ये नहीं होती कि ऊपर से फ्लॉप हुआ उसको नंबर 5 पे भेज दें। नंबर 5 बैटिंग आपकी रेड की हड्डी होती है। जब आपकी जो रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होगी तो आपकी बैटिंग स्कोर करेगी। उसको वहां पे ये इसको रन करने आने चाहिए, उसको रोटेट स्ट्राइक रोटेट करना आना चाहिए, सिंगल डबल प्रेशर लेना और प्रेशर हैंडल करना और प्रेशर को किस तरीके से टैकल करना, ये आना चाहिए। अच्छा, रऊफ भाई, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। मैंने फ़खर का भी आपसे पूछा कि फ़खर जो हमें एक प्रोमिनेंट फ़ेस है टी20 क्रिकेट का, व्हाइट बॉल क्रिकेट का, वो हमें थोड़ा बहुत परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस स्क्वाड में फ़खर भी नहीं है और फ़खर की कमी पाकिस्तान की टीम कितना महसूस करेगी? एक तो मैच हो चुका है, जो आने वाले मैचेज़ हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मुझे इसके बारे में अभी पता नहीं है कि फ़खर क्यों नहीं खेला, क्योंकि इससे पहले तो कभी नहीं फर्स्ट क्लास के लिए किसी ने अपने आप को ड्रॉप किया। हुँ। अब फ़खर ने जो पीछे इवेंट है वो भी सारे खेले हैं। एशिया कप भी खेल गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी, उसमें खेलना चाहिए था।
फ़खर का आपको याद है एक ट्वीट भी आया था बाबर आज़म के फ़ेवर में जिसमें उसने रामनाथ भी उसको फ़ेवर कर दिया था और फिर वो काफ़ी ज़्यादा उतार का निशाना रहा था। तो फिर उसने कोई अपॉलॉजी अपनी की थी और उससे उसको माफ़ी मिली थी। लेकिन इस दफ़ा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी बाबर आज़म की देखें कि जगह तो नहीं बन रही थी किसी भी जगह पे, किसी को आप किसको बाहर निकालते। तो उसपे फिर फ़खर आज़म की जगह ही बाबर आज़म खेल सकते थे। मेबी शायद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ। वो बाहर बैठ गया, उसने कहा होगा कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लेता हूँ। तो मेरे तो ये दिमाग में आ रही है अब आगे मेरे ख्याल में तो उनको इस सीरीज़ में खेलना चाहिए था। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाज़रीन, हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान के जो बाकी 2 टी20 मैच हैं, जैसा रऊफ़ भाई ने एक-एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से हाइलाइट किया, बताया कि ये मसाइल है। एक टेस्ट क्रिकेटर बेहतर बता सकता है कि कहाँ पे हमारी टीम जो है वो कोलैप्स कर रही है, कहाँ पे हमारी टीम में ख़ामियाँ हैं, चाहे वो बॉलिंग का शोबा हो, चाहे वो बैटिंग का शोबा हो। कहाँ पे पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान की टीम है, उनको काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख़्याल है कि ज़ाहिर है एक टेस्ट क्रिकेटर का एक बहुत लंबा सफ़र होता है टेस्ट क्रिकेट खेलने का। अगर वो हमारी जो मैनेजमेंट है, जो ऑफ़िशियल्स हैं, जो कप्तान हैं, तो सीनियर्स की बात अगर वो सुनें और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, नो डाउट कि बहुत सारे इस वक़्त सीनियर जो हैं, वो टीम के साथ हैं। अगर कुछ जो सीनियर जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, अगर उनकी बात सुनें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम की परफ़ॉर्मेंस में बेहतरी आ सकती है। हमने रऊफ़ भाई को सुना और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं, वो उन्होंने हाइलाइट भी की हैं कि कहाँ पे हमारे क्रिकेट के मसाइल हैं। सो क्रिकेट बोर्ड से तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन मसाइल के ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाए, इनको एज़ सून एज़ पॉसिबल इनको दूर किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग नेशन है। हम क्रिकेट से प्यार करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पड़ोसी ममालिक हैं या बाकी जो टीमें जिस तरह हर दूसरा इवेंट जीतती हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, और हमारी भी ये दुआ है कि पाकिस्तान की जो टीम है, जो आज से 10 साल 12 साल पहले जिस तरह का पाकिस्तान का एक बेहतरीन मोमेंटम बना हुआ था जीत का, बड़े-बड़े रिकॉर्ड हमारे पास हैं। तो हम तो फिर वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को दोबारा उसी नहज पे लेके जाएँ। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।